नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचिंग रवि पर। आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी तैयारी 4 के लिए आधुनिक भारत के इतिहास को एनसीईआरटी किताबों के आधार पर कवर करेंगे। यह वीडियो आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएगा, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें। जिससे प्रश्न बनते हैं सिर्फ उसे ही कवर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल अभी नया है, आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा। हमारा आज का टॉपिक है विद्रोही और राज 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। और यह टॉपिक एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 10 का है, विद्रोही और राज्य भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 का है। वीडियो को पूरा जरूर देखें, नहीं तो आप ये सारे प्रश्न मिस कर देंगे जो एनसीईआरटी से लिया गया है। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। और इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा आपको यह टॉपिक पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपका काम यही है कि जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट हाईलाइट किया गया है वीडियो में उसे अपने कॉपी में लिखना और 2 बार 3 बार इसे रिवीजन करना। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, हम इस चैप्टर में सिर्फ उसी पॉइंट को कवर कर रहे हैं जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद आपको यह बुक पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा इसका बेसिक समझ लेते हैं। भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के लगभग 100 वर्ष पूरे होने पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक व्यापक विद्रोह हुआ, जिसे इतिहास में 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो जैसा कि यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, 10 मई 1857 की दोपहर बाद मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। और 1857 का विद्रोह कोई अचानक भड़का हुआ विद्रोह नहीं था, बल्कि उसके पीछे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक इत्यादि कारण जिम्मेदार थे, जिससे विद्रोह के लिए जमीन तैयार कर दी थी। पहला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन हियरसे की सुरक्षा का जिम्मा भारतीय सिपाहियों पर था, और जहां कैप्टन हियरसे तैनात था वहीं 41वीं नेटिव इन्फेंट्री भी तैनात थी। तो याद रखिएगा, जहां कैप्टन हियरसे तैनात थे वहीं पर 41वीं नेटिव इन्फेंट्री भी तैनात थी। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन हियरसे की सुरक्षा का जिम्मा किसे सौंपा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय सिपाहियों पर। अगला हमारा पॉइंट है नेता और उनके अनुयायी। तो अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए नेतृत्व और संगठन जरूरी थी। तो जिस जगह से अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए नेतृत्व को संगठन किया गया था, अब उसके बारे में जानते हैं। तो पहला है चित्र 10.3 रानी लक्ष्मीबाई, एक प्रचलित चित्र। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली और उन्होंने नाना साहेब के सेनापति तात्या टोपे के साथ अंग्रेजों को कड़ी टक्कर पेश की। और दूसरा है कानपुर में नाना साहेब पेशवा राव के बाजीराव के दत्तक पुत्र ने सैनिकों को इकट्ठा कर ब्रिटिश सैनिकों को शहर से बाहर खदेड़ दिया। और अगला है बिहार में बाबू कुंवर सिंह ने विद्रोही सिपाहियों के साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते रहे। तो बिहार में बाबू कुंवर सिंह ने विद्रोहियों सिपाहियों के साथ दिया था, और कानपुर में नाना साहेब पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र ने विद्रोहियों का साथ दिया था, और अवध में नवाब वाजिद अली ने। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लखनऊ में ब्रिटिश राज के ढहने की खबर पर लोगों ने नवाब के युवा बेटे विरजिस कद्र को अपना नेता घोषित कर दिया था। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि लखनऊ में ब्रिटिश राज के ढहने की खबर पर लोगों ने अपना नेता किसे घोषित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नवाब के युवा बेटे विरजिस कद्र को अपना नेता घोषित कर दिया था। आप चित्र 10.4 में देख सकते हैं नाना साहेब। तो अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1858 के अंत में जब विद्रोह विफल हो गया तो नाना साहेब भागकर नेपाल चले गए, और उनके भागने की घटना को नाना साहेब के साहस और बहादुरी की कहानी का हिस्सा बताया जाता है। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है, 1857 के अंत में जब विद्रोह विफल हो गया तो नाना साहब कहाँ चले गए? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटा नागपुर स्थित सीभू के एक आदिवासी काश्तकार गोनू ने इलाके के कोल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला था। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है, छोटा नागपुर स्थित सीभू के कोल विद्रोहियों का नेतृत्व कौन संभाल रहे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गोनू। और यहाँ पे बताया गया है 1857 के 2 विद्रोही।
पहला है शाहमल। तो शाहमल उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना के एक बड़े गांव के रहने वाले थे। वह एक जाट कुटुंब से संबंध रखते थे जो 84 देश यानी 84 गांव में फैला हुआ था। और शाहमल ने 84 देश के मुखियाओं और काश्तकारों को संगठित किया और इसके लिए उन्होंने रात के साय में गांव-गांव जाकर बात की और लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के लिए तैयार किया। और शाहमल के आदमियों ने सरकारी इमारतों पर हमला किया, नदी का पुल ध्वस्त कर दिया और पक्की सड़कों को खोद डाला। और इसकी एक वजह यह थी कि सरकारी फौजों का रास्ता रोकना चाहते थे और दूसरी वजह यह थी कि पुलों और सड़कों को ब्रिटिश शासन का प्रतीक माना जाता था। दूसरा है मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। जब 1856 में वे लखनऊ पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें शहर में उपदेश देने से रोक दिया और 1857 में उन्हें फौजाबाद जेल बंद कर दिया गया और रिहा होने पर उन्हें 22वीं नेटिव इन्फेंट्री विद्रोहियों ने अपना नेता चुन लिया। अगला हमारा पॉइंट है, आप चित्र के द्वारा समझ सकते हैं, चित्र 10.5 और यह चित्र है हेनरी हॉर्डिंग का। तो इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो गवर्नर जनरल के तौर पर हॉर्डिंग ने सैनिक साजो समाज के आधुनिकीकरण का प्रयास किया। उसने जिन एनफील्ड राइफलों का इस्तेमाल शुरू किया, उसमें चिकने कारतूसों का इस्तेमाल होता था जिसके खिलाफ सिपाहियों ने विद्रोह किया था। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है, गवर्नर जनरल के तौर पर किसने सैनिक साजो समाज के आधुनिकीकरण का प्रयास किया? तो इसका आंसर हो जाएगा हॉर्डिंग। तो इसे याद रखिएगा। और इसी में पॉइंट है, उसने जिस एनफील्ड राइफलों का इस्तेमाल शुरू किया था उसमें चिकने कारतूसों का इस्तेमाल होता था जिसके खिलाफ सिपाहियों ने विद्रोह किया था। तो ये कथन के तौर पर भी क्वेश्चन बन सकता है। और ये वाला जो फर्स्ट में आपको बताया गया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा हेनरी हॉर्डिंग, जिन्होंने आधुनिकीकरण का प्रयास किया था। अगला हमारा पॉइंट है, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक के नेतृत्व में उसी समय से ब्रिटिश सरकार पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी विचारों और पश्चिमी संस्थाओं के जरिए भारतीय समाज को सुधारने के लिए खास तौर की नीतियां लागू कर रही थी। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि किस गवर्नर जनरल के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी विचारों और पश्चिमी संस्थाओं के जरिए भारतीय समाज को सुधारने के लिए खास नीतियां लागू कर रही थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के नेतृत्व में। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और अगला पॉइंट है, अंग्रेजों ने सती प्रथा को खत्म करने 1829 और हिंदू विधवा विवाह को वैधता देने के लिए कानून बनाए थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला हमारा पॉइंट है अवध में विद्रोह। तो यहाँ पे एक कथन कहा गया है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह पर आकर गिरेगा। तो 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में कहा था कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह पर आकर गिरेगा। और 5 साल बाद 1856 में इस रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश समाज का अंग घोषित कर दिया गया। तो यहाँ पर ये जो लिखा गया है, ये गिलास एक फल एक दिन हमारे ही मुंह पर आकर गिरेगा। तो यह क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो याद रखिएगा, यह कथन 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में कहा था। और अगला हमारा पॉइंट है इंपॉर्टेंट, 1801 में अवध में सहायक संधि थोप दी गई थी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है कि अवध में सहायक संधि कब थोपी गई थी? तो 1801 में। और इस संधि में शर्त थी कि नवाब अपनी सेना खत्म कर दे और रियासत में अंग्रेज टुकड़ियों की तैनाती की इजाज़त दे और दरबार में मौजूद ब्रिटिश रेजिमेंट की सलाह पर काम करे। अब जानते हैं सहायक संधि के बारे में और इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में। तो सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1798 में तैनात की गई एक व्यवस्था थी। तो याद रखिएगा, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1798 में तैयार की गई एक व्यवस्था थी। ये क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, सहायक संधि व्यवस्था कब तैयार की गई थी? तो यह तैयार किया गया था 1798 में और किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। और इसमें अंग्रेजों के साथ यह संधि करने वालों को कुछ शर्तें माननी पड़ती थी।
जैसे कि इसमें बताया गया है, अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे और सहयोगी पक्ष के भूक्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी और सहयोगी पक्ष में एक टुकड़ी के रख रखाव की व्यवस्था करनी होगी और सहयोगी पक्ष ना तो किसी और शासक के साथ संधि कर सकेगा और ना ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा लेगा। तो इस संधि में यही कहा गया था। अगला हमारा पॉइंट है उत्तर भारत की शान अवध। तो क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, उत्तर भारत की शान किसे कहा जाता था 1857 की क्रांति के दौरान? तो इसे कहा जाता था अवध को। और यहाँ के नवाब वाजिद अली शाह को यह कहते हुए गद्दी से हटाकर कलकत्ता निष्कासित कर दिया गया था कि वह अच्छी तरह शासन नहीं चला रहे थे। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1856 में एकमुश्त बंदोबस्त के नाम से ब्रिटिश भूराजस्व व्यवस्था लागू कर दी गई थी। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है, एकमुश्त बंदोबस्त के नाम से ब्रिटिश भूराजस्व व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1856 में। यह चैप्टर काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बन रहे हैं सिर्फ उसे ही हम लोग कवर कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें कोई पॉइंट इम्पोर्टेंट बनने लायक है ही नहीं। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट एग्जाम के लिए बन सकता था वो आपको बता दिया जा रहा, और इसके बाद आपको यह बुक बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला हमारा पॉइंट है अवध जैसे जिन इलाकों में 1857 के दौरान प्रतिरोध बेहद सघन और लंबा चला था, वहां लड़ाई की बागडोर असर में तालुकदारों और उनके किसानों के ही हाथों में थी। अगला हमारा पॉइंट है बंगाल आर्मी के सिपाहियों में से बहुत सारे अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों से भर्ती होकर आए थे। तो ये कथन के तौर पर भी आ सकता है क्वेश्चन, और वैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था। तो क्वेश्चन बन के आ सकता है कि बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता था? तो अवध को कहा जाता था, और ऐसा क्यों कहा जाता था यहाँ पे बताया गया है। क्योंकि बंगाल आर्मी सिपाहियों में से बहुत सारे अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांव से भर्ती होकर आए हुए थे, तो इसलिए अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। अगला हमारा पॉइंट है अंग्रेज शासन ने दिसंबर 1857 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश स्थित बरेली के हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए 50,000 रुपये खर्च किए थे। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि अंग्रेज शासन ने दिसंबर 1857 में पश्चिम उत्तर प्रदेश में स्थित बरेली के हिंदुओं और मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए कितने रुपए खर्च किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 50,000 रुपये खर्च किए थे। अगला हमारा पॉइंट अवध के ही बारे में बताया गया है। अवध में अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध सबसे लंबा चला और वहां लखनऊ दरबार द्वारा जवाबी हमले की योजनाएं बनाई जा रही थी, और 1857 के आखिर तथा 1858 के शुरुआती महीनों तक हुकूम की श्रेणियां वजूद में थी। अगला हमारा पॉइंट है दमन। तो 1857 के बारे में हमारे पास जो भी विवरण मौजूद है उनसे यह साफ हो जाता है कि इस विद्रोह को कुचलना अंग्रेजों के लिए बहुत आसान साबित नहीं हुआ था। और मई और जून 1857 में पारित किए गए कानूनों के जरिए न केवल समूचे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, बल्कि फौजी अफसरों और यहाँ तक कि आम अंग्रेजों को भी ऐसे हिंदुस्तानियों का मुकदमा चलाने और इनको सजा देने का अधिकार दे दिया गया जिन पर विद्रोह में शामिल होने का शक था। अगला हमारा पॉइंट है दिल्ली को कब्जे लेने की अंग्रेजों की कोशिश जून 1857 में बड़े पैमाने पर शुरू हुई, लेकिन यह मुहिम सितंबर के आखिर में जाकर पूरी हो पाई और इन इलाकों को लंबी लड़ाई के बाद मार्च 1898 में जाकर अंग्रेज दोबारा अपने नियंत्रण में ले पाए। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो चित्र से है, चित्र 10.10 द रिलीफ ऑफ लखनऊ, चित्रकार टॉमस जॉन्स बार्कर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द रिलीफ ऑफ लखनऊ का चित्रकार कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा टॉमस जॉन्स बार्कर। तो उसी चित्र के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई तस्वीरों को देखने पर तरह तरह की भावनाएं और प्रतिक्रिया प्रदान होती है, और इनमें से कुछ अंग्रेजों को बचाने और विद्रोहियों को कुचलने वाले अंग्रेज नायकों का गुणगान किया गया है। तो उसी में 1859 में टॉमस जॉन्स बार्कर द्वारा बनाया गया चित्र रिलीफ ऑफ लखनऊ, लखनऊ की राहत, इसी श्रेणी का एक उदाहरण है। तो आप चित्र में देख सकते हैं द रिलीफ ऑफ लखनऊ,
चित्रकार टॉमस जॉन्स बार्कर के द्वारा बनाया गया यह चित्र, और यह चित्र बनाया गया था 1859 में। तो यहाँ पे वही एक पॉइंट बताया गया है कि विद्रोही टुकड़ियों ने लखनऊ पर घेरा डाल दिया, तो लखनऊ के कमिश्नर हेनरी लॉरेंस ने ईसाइयों को इकट्ठा किया और बेहद सुरक्षित रेजिडेंसी में पनाह ले ली, और बाद में लॉरेंस तो मारा गया, किंतु कर्नल इंग्लिश ने नेतृत्व में रेजिडेंसी सुरक्षित रहा। अगला हमारा पॉइंट है, जोसेफ नोएल पेटल ने सैनिक विद्रोह के 2 साल बाद इन मेमोरियम चित्र बनाई। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि सैनिक विद्रोह के 2 साल बाद इन मेमोरियम का चित्र किसके द्वारा बनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा जोसेफ नोएल पेटन के द्वारा। तो याद रखिएगा, जोसेफ नोएल पेटन के द्वारा सैनिक विद्रोह के 2 साल बाद इन मेमोरियम चित्र बनाया गया था। आप चित्र 10.11 में देख सकते हैं, इन मेमोरियम चित्रकार जोसेफ नोएल पेटन 1859 में बनाया गया था। और इस चित्र में दर्शाया गया है, चित्र 10.12 में कानपुर में सिपाहियों से अपनी रक्षा करती मिस व्हीलर। अब जानते हैं काल रेखा के बारे में। तो पहला काल रेखा है 1801 में अवध में वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि लागू की गई। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि अवध में सहायक संधि किसके द्वारा लागू किया गया था और कब। तो इसका आंसर हो जाएगा वेलेस्ली द्वारा 1801 में। अगला है 1856 में नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाया गया और अवध का अधिग्रहण किया गया। 1856 और 57 में अंग्रेजों द्वारा अवध में एक मुश्त लगान बंदोबस्त लागू किया गया था। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है, अंग्रेजों द्वारा अवध में एक मुश्त लगान बंदोबस्त कब लागू किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1856-57। और ये सारे काल रेखा बताया गया 1857 ही का है। तो पहला है 10 मई 1857 मेरठ में सैनिक विद्रोह। 1857 और 11 और 12 मई दिल्ली रक्षक सेना में विद्रोह। बहादुर शाह सांकेतिक नेतृत्व स्वीकार करते हैं। और 20 और 27 मई को अलीगढ़, इटवा, मैनपुरी, एटा में सैनिक विद्रोह यानी सिपाही विद्रोह। और लखनऊ विद्रोह हुआ था 30 मई 1857 को। और मई जून में सैनिक विद्रोह एक व्यापक जन विद्रोह में बदल गया। और 30 जून 1857 को चिन्हाट के युद्ध में अंग्रेजों की हार होती है। और 25 सितंबर 1857 को हैवलॉक और ऑटम के नेतृत्व में अंग्रेजों की टुकड़ियां लखनऊ रेजिडेंसी में दाखिल होती है। अगला है 1858 में जून में युद्ध में झांसी रानी की मृत्यु हो जाती है। और जुलाई युद्ध में शाह महल की मृत्यु। तो इसी पॉइंट के साथ हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है आप उसे अपने कॉपी में लिख कर उसे 1-2 बार रिवीजन करेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता था वो आपको बता दिया गया है। इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो है नहीं, लेकिन जो बताएगा वो भी काफ़ी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट ही है, इसे इम्पोर्टेंट ही समझें। तो इसी पॉइंट के साथ हमारे यह चैप्टर कंप्लीट होता है। अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। और जो पिछला अध्याय था, अध्याय 9, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी नए नए प्रश्न हैं, वो भी आप वीडियो जाकर देख लीजिएगा, इसी प्लेलिस्ट में बना हुआ है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। तो जो इम्पोर्टेंट यहाँ प्रश्न है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट ही है, और जो बताया जा रहा है उसे हमेशा के लिए याद ही रखिएगा। 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 मई 1857। अगला हमारा क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। तो चर्बी वाला कारतूस। 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। पांचवा हमारा क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। ये सारे बेसिक क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट ही है। इन प्रश्नों को आप एक बार भी सुन ले या देख ले तो आपको याद ही हो जाएगा हमेशा के लिए। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी। तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक मेहता।
और ये वाला क्वेश्चन वीवीआई के तौर पर आप इसे मार्क कर सकते हैं। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो अशोक मेहता के द्वारा। आठवां हमारा क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा छबीली, मनु, मणिकर्णिका और इनमें से सभी। तो ये सभी नाम से जाना जाता है। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह ने। 10वां हमारा क्वेश्चन है, क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल भाग गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नाना साहेब बेगम इजरत महल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। 11वां हमारा क्वेश्चन है, पील कमीशन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सेना के पुनर्गठन के लिए। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल रहा है वीवीआई के तौर पर, इसे आप मार्क कर लीजिएगा। 12वां हमारा क्वेश्चन है, मुगल बादशाह को अपदस्थ कर कहाँ भेज दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रंगून। 13वां हमारा क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई किस स्थान से विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी? तो इसका आंसर हो जाएगा झांसी। 14वां हमारा क्वेश्चन है, सहायक संधि की व्यवस्था किसने की? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था सहायक संधि, आपको बताया गया था चैप्टर में। अगला हमारा क्वेश्चन है, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बेगम इजरत महल के द्वारा किया गया था अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व। लास्ट और आखिरी हमारा क्वेश्चन है, हड़प नीति किसने लागू की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो इसी के साथ हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई हो। क्लास पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।